मेरे सब सुनने वालों को और जिन्होंने नहीं भी सुना फिर भी सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 10वां दिन, 10 दिन का हमारा ये सफ़र और हमने खुद में कितनी तब्दीली लाई ये भी सोचें और फिर अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाएं कि भाई आप लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। और मज़ा आ रहा है सुनने का या नहीं ये भी बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर किसी को मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती फिर भी सुन लिया करें, खैर है यार, कुछ नहीं होता। चलें जी, आज का लेसन शुरू करते देखते हैं आज नया क्या है। मुझे तो हर दिन ऐसा लग रहा है कि यार मैं किसी नई दुनिया का विजिट कर कर आ रही हूँ, मैं कुछ नया सीख कर आ रही हूँ, मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में और आप लोगों को पढ़कर सुनाने में। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलो जी जल्दी से अब स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आज है जी 10वां दिन और अब से हमारे जो लेसन है ना उसका स्टार्टअप है। और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना अपना फीडबैक। तो 10वां दिन, आज से चंद बरस कबल मेरे घर के करीब मार्केट में एक समोसे वाला अपना स्टॉल लगाता था। मैं हर रोज़ ही ग्रॉसरी के लिए घर से बाहर निकला करती थी और वो सामने ही मौजूद होता था। मैंने चंद दिन इसे नज़रअंदाज किया। मुझे समोसे से सिर्फ अपने स्कूल की कैंटीन के पसंद थे। बचपन में जब ब्रेक में सख्त भूख लगती थी वो गरम गरम समोसे मनोसलवा लगा करते थे। इनका खस्ता हिस्सा जिसे मैं बिस्किट कहती हूँ ना ज़्यादा मोटा होता था ना पतला, और आलू का हमेशा वाह वाह क्या बात थी। इसके बाद जहाँ भी समोसे खाए मोटे बिस्किट वाले ही खाए। मेरी अम्मा का ख्याल है कि मेरे स्कूल के समोसे लजीज नहीं होते थे, ये हमारी भूख और थकावट का आलम होता था जो आम सी चीज़ को भी शानदार बना के पेश करता था। बात हो रही थी इस छोटे पठान लड़के की। चंद दिन तक इसको नज़रअंदाज करने के बाद एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया। जगह भी साफ़ सुथरी थी और समोसे भी अच्छे थे, लेकिन इस दोपहर इसके पास कोई ग्राहक ना था। वो इतनी बेचारगी से हर आते जाते को देखता था कि मैंने सोचा 12 रुपये का एक समोसा लेने में मेरा क्या नुकसान है भला। लेकिन एक लेते हुए बुरा लगता था तो मैंने 2 समोसे ले लिए। 24 रुपये के 2 समोसे। 1 रुपये का सिक्का वापस करते हुए लड़की के चेहरा चमक उठा और मुझे लगा मैंने नेकी कमाई है। इन दिनों मैंने नमल लिखना शुरू नहीं किया था। शायद बाद अज़ा मैंने शादी के रेस्टोरेंट वाले पठान बच्चे का किरदार इसी वजह से लिखा था। मेरा मार्केट रोज़ चक्कर लगा करता था क्योंकि मैं एक आध चीज़ हर दफ़ा ख़रीदना भूल जाती थी। यूँ हर चक्कर पे मैं इससे 2 समोसे लेने लगी थी। समोसे थे भी मज़ेदार और इनका बिस्किट ना बारीक था ना मोटा, दरमियाना और खस्ता। यूँ जो काम मैंने नेकी समझ के शुरू किया था वो मेरे दिन का एक लाजमी स्नैक बन गया था। इस रूटीन को करीबन 7-8 माह हो गए थे जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में एक फ़िक्रा सुनाई देने लगा। यह फ़िक्रा जब आप पहली दफ़ा सुनते हैं तो महसूस नहीं होता, लगता है किसी और की बात हो रही है। आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी तो खैर आप सब ठीक कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ़िक्रा तवातुर से गूंजने लगा। तुम्हारा वज़न बढ़ रहा है। पहले मैं हंस के बात उड़ा देती थी क्योंकि मेरी डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। मेरा मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत अच्छा था, मैं अच्छा खाती पीती थी, लेकिन मेरे ऊपर कभी ऐसे वज़न नहीं चढ़ा था। सो मैं इस बात के बारे में सोचती ही नहीं थी कि कभी मेरा वज़न भी बढ़ सकता है। पहले पहल मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मेरा वज़न ज़रा सा ही बढ़ा था, इतना पता नहीं चलता था, मैं मुतमईन थी। और फिर मुझे फ़ेसबुक के फ़लस्तीनियों के सारे अक़वाल भी याद थे कि किसी को मोटा नहीं कहते, जो वज़न है जैसा है खुद से मोहब्बत करो, खुद को इसी तरह कबूल करो, आप जैसे हैं अच्छे हैं वगैरह वगैरह, जैसी वो सारी तसल्लियाँ जो सुस्त और मोटे लोग खुद को देते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ बातें हैं और ये सिर्फ तसल्लियाँ हैं, बहलावे हैं। लोगों ने बॉडी शेमिंग को बहुत पेचीदा बना दिया है। भरी महफिल में किसी का वज़न का जिक्र करना बॉडी शेमिंग है। सबके सामने किसी को वज़न के बारे में मुफ्त मशवरे देना बॉडी शेमिंग है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कोई शख्स अपने वेट लूज़ के सफ़र में पहले से कितनी कोशिश कर रहा है। लेकिन तन्हाई में किसी मोटे शख्स को नरमी से ये बताना और सख्ती से डांट भी देना, अगर फ्रैंकनेस का रिश्ता है कि तुम मोटे हो रहे हो, अपना एहसास करो और वज़न कम करो, ये किसी भी सूरत बॉडी शेमिंग नहीं है। क्योंकि अगर ये शेमिंग है तो किसी को नमाज की तलकीन करना भी दीन शेमिंग है। अपने बच्चे से अगर बदबू आ रही है तो इसको नहाने के लिए कहना भी शावर शेमिंग है। तौबा है, एक तो हमारे यहाँ हर चीज़ का नाम बना लिया जाता है। बॉडी शेमिंग किसी के जज्बात का एहसास किए बगैर इस पर तनकीद करना या मजाक उड़ाना है, मगर किसी को तन्हाई में मशवरा देना और इसकी मदद करना किसी भी सूरत में गलत नहीं, क्योंकि मोटा होना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये बात क्या हुई, अभी इतने दिन से तो निम्रा हमें रूहानी सफाई और खुद से मोहब्बत का दर्स दे रही है, ज़ाहिरियत पे नहीं जाना, अपनी इनसिक्योरिटी से निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये मोटापा बीच में कहाँ से आ गया। हमें तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए,
हमें तो अल्लाह ने ऐसे ही बनाया ना। मगर अल्लाह ने हमें मोटा नहीं बनाया, ये हमने खुद किया है अपने साथ। अल्लाह ताला ने हमें नहीं कहा कि रोज़ 2 समोसे खा खा के खुद पर चर्बी चढ़ा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख के खा। भूख रख के खाने वाले कभी मोटे नहीं होते। अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम एक्टिव और तंदुरुस्त लोग थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी, घोड़ासवारी और तीरंदाजी की तरबियत अपने बच्चों को देने का हुक्म फरमाया। ये सिर्फ जंग के लिए नहीं है, ये एक्सरसाइजेज है, खुद को मजबूत बनाने की एक्सरसाइजेज। अल्लाह ने आपको नहीं कहा था कि आप काउच पोटैटो बन जाए। काउच का आलू जानते हैं कौन होता है? जो दिन रात कुर्सी, काउच और बेड पर ही गुजारता है। चाहे आप जितनी पढ़ाइयाँ, जितने दफ्तरी काम कर रहे हो, किचन में कितनी कुकिंग कर रहे हो, अगर आपका सारा दिन काउच से लेकर काउच तक वापस आने तक महदूद है तो आप अनकरीब मोटे हो जाएंगे, या आप पहले ही मोटे हो चुके हैं। अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ने आपको ये जिस्म अमानत में दिया था। मोटे होने का मतलब ये है कि आपने इस अमानत का ख्याल नहीं किया, आपने इसकी ज़रूरत से ज़्यादा भर लिया है। हर रोज़ के 2 समोसे आप पे आहिस्ता आहिस्ता चर्बी चढ़ाते गए, और जब तक आपको खबर हुई बहुत देर हो चुकी थी। हमारे मुल्क के बड़े शहरों में ना कोई ख़ास म्यूज़ियम है, ना थीम पार्क्स। लोगों की आउटिंग क्या है? बाहर चलो, खाना खा लो, बस खाते जाओ खाते जाओ। और छोटे शहरों में घर में डिलीवरी मंगवा लो, रोल, पराठे, शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़ा, हफ्ते में कितनी बार हम खा लेते हैं ये सब। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई लोगों को मेडिकल इशू होता है इसलिए वो मोटे होते हैं, लेकिन बात यह है कि हवा और पानी से कोई मोटा नहीं होता। 95% मोटे लोगों को कोई मेडिकल इशू नहीं होता, बल्कि वो इसलिए मोटे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं। हो सकता है आप भी मोटे हो सकता है आपको इल्म ना हो कि आप मोटे हैं। अगर आप अपने मौजू वज़न, जो हर शख्स की उम्र और कद के मुताबिक होता है, इससे 5 किलो भी ज़्यादा है तो आपका मोटापा शुरू हो चुका है। शायद आप कहें कि मैं तो बाहर से खाना नहीं खाता, घर का ही खाता हूँ, खुराक भी खा ली से, फिर मैं मोटा क्यों हूँ? यकीनन स्ट्रेस है, हार्मोन्स वगैरह वगैरह। ऐसे में सिर्फ एक बात सोचें, क्या आपके घर के खाने में तेल होता है? क्या आप दिन में 1 से ज़्यादा चपाती खाते हैं? क्या आप चावल खाते हैं? क्या आप मीठा खाते हैं? चाय में चीनी तो लेते हैं ना? पराठे खाते हैं? अगर इनमें से 3 सवालों के जवाब भी हाँ हैं तो मुबारक हो, या आप मोटे हो चुके हैं या आप मोटे होने जा रहे हैं। अगर आपने खुद को अभी ना रोका तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी बेरौनक और डल होने जा रही है। मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनको इनके मोटापे ने सुस्त और बेरौनक कर दिया था। इन पर कुछ जचता नहीं था, वो मज़े से हर जगह नहीं जा सकते थे, लोग उन पर हंसते थे। है ना आपकी फैमिली में एक लड़का या लड़की जिसको लोग मोटू कहकर बुलाते हैं? है ना कोई ऐसा? इसको देखें, गौर से देखें। अक्सर मोटे लोगों की ज़िंदगी सुस्त और बेरौनक होती है। ये ठीक नहीं है। अपने ऊपर एक्स्ट्रा 20 किलो वजन चढ़ाए रखना ठीक नहीं है। मोटे का खुद से, मोहब्बत से क्या ताल्लुक? और इस बात को मैं अपनी सेल्फ हेल्प बुक में क्यों शामिल कर रही हूँ? क्योंकि मोटापा सेल्फ केयर के खिलाफ है, और सेल्फ केयर खुद से मोहब्बत के जीनों में से एक जीना है। मोटापा आपकी अपने आप से नफरत करने की अवलीन वजूहात में से एक है। मोटापे की वजह से आप आईना नहीं देख पाते, आप कंफर्टेबल होकर लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आप मोटे हैं तो इसकी जिम्मेदार आपके माँ बाप नहीं हैं, यह आपने अपने साथ खुद किया है। ये नुकसान है जो आप अपने जिस्म को दे रहे हैं। जिस्मानी सेहत के बगैर दिल ठीक से सेहत याब नहीं हो सकता। ज़रा सा बुखार भी हो तो तबीयत कैसी चिड़चिड़ी हो जाती है। मोटापा खुद इतनी बड़ी बीमारी है कि आपको लाहक हो और आपकी जहनी सेहत मुतासिर ना हो, ये नहीं हो सकता। मैं मोटापे को जहनी सेहत से अलग कर ही नहीं सकती। ये निरी बीमारी है और इससे निजात आपके अपने हाथ में है। मोटापा आपसे आपका एतमाद छीन लेता है, या आपकी पर्सनैलिटी को गहना देता है। आप मोटू के तौर पर याद किए जाते हैं। जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पहले साल में मोटे होते हैं वो अगले तमाम सेमेस्टर मोटू के तौर पर याद किए जाते हैं। अगर आपको मोटापा लाहक है तो आपको मालूम होता है कि आप जो रंग भी पहन लें, जैसे भी चेहरे की कंटोरिंग कर लें, आप अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आपके अंदर एतमाद नहीं होता। शायद आपने चंद मोटे लोग देखे हों जो बहुत पूरे एतमाद हों, ये गिनती के थोड़े से ही होते हैं, और 99% मोटे लोग एतमाद की कमी का शिकार होते हैं। मोटापा आपकी वो इनसिक्योरिटी है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? मोटापे से निजात क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो इस बात पर गौर करें कि वो क्या मकासद है जिनको जहन में रखकर आपने वज़न कम करने का कभी नहीं सोचा। जैसे 2-3 माह बाद होने वाले कज़न या बहन की शादी, ये मकसद तो अपने जहन से मिटा डालें। किसी शादी, किसी फंक्शन, किसी त्यौहार पर अच्छा लगने के लिए आपने वज़न कम नहीं करना, क्योंकि
ऐसी सूरत में आप लोगों को दिखाने के लिए पतले हो रहे हैं, मैं लोगों की नज़र में अच्छी लगूं। ये टारगेट नहीं रखना मुझ पर फला लिबास अच्छा लगे ताकि सब मेरी तारीफ करें, मुझे तौसीह नज़रों से देखें, मैं फंक्शन में दाखिल हूँ तो सारी नज़रें मेरे ऊपर उठें। ये बड़ी ही कोई यूनिवर्सल सी ख्वाहिश है, किसी नहीं होती, लेकिन इसका नुकसान क्या है? शादी 3 या 2 माह बाद है। आप इन 2 माह में पूरी कोशिश कर डालेंगे, थोड़ा सा वजन भी गिरेगा, लेकिन फिर आपसे सब्र नहीं होगा, डाइट छोड़ देंगे और शदीद डिप्रेशन होगा, खौफ होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, मैं कैसे अच्छी लगूंगी। और शादी का हदफ रखकर वजन कम करने वालों में से 95% लोगों का वजन कम नहीं होता। शादी के करीब इतने काम होते हैं कि आप खाते ही रहते हैं और फिर मज़ीद इनसिक्योर हो जाते हैं कि ओह मैं पतली नहीं हो सकी, तस्वीरें अच्छी नहीं आई, वगैरह वगैरह। इस डेडलाइन के प्रेशर में आप ज़्यादा खा बैठेंगे और अक्सर वज़न बढ़ जाता है, कम नहीं होता। अपनी शादी हो तो और बात है। अपनी शादी के लिए लोग वज़न कम कर लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन एक फंक्शन से ज़्यादा की होती है। और किस वजह से वज़न कम नहीं करना? किसी दूसरे इंसान के लिए। अगर आप खातून हैं तो बिलखुसूस किसी मर्द के लिए आपने वज़न कम नहीं करना। किसी मर्द के दिल में जगह बनाने के लिए आपने खुद को प्रेशर में डालकर वज़न कम नहीं करना, क्योंकि फिर आप सारी ज़िंदगी इस मर्द के सामने इनसिक्योर रहेंगे। मर्दों को मोहब्बत आपके दुबले पतले वजूद से नहीं होती, मर्दों को मोहब्बत आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से होती है। इसमें सब कुछ शामिल है। आपने अपने दुबले वजूद से किसी को मुतासिर नहीं करना। दुबले वजूद या स्मार्टनेस मुतासिर नहीं होती, शख्सियत, एतमाद और रवैया मुतासिर करता है। जब भी आप किसी मर्द से इस लिहाज से मिलें कि आप अपने वज़न के बारे में कॉन्शियस और इनसिक्योर होंगी, वो फ़ौरन भांप लेगा और वो इसको पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि अक्सर मर्दों को आदत होती है अपने मंगेतर, महबूबा या बीवी की इनसिक्योरिटीज़ को पॉइंट आउट करना। ऐसे में आपको लगेगा कि अगर मैं पतली होती तो इसको ज़्यादा अच्छी लगती। ऐसा नहीं है। आपने किसी मर्द या औरत को खुश करने के लिए वज़न कम नहीं करना। आपने पतला होने के लिए भी वज़न कम नहीं करना। आपने फिट होना है, पतला नहीं। आपने बॉलीवुड की हीरोइन जैसे फ्लैट पहनकर नहीं, ना ही अपने कॉलर की हुड पर सिक्का ठहराना है। आपने खूबसूरत नजर आने के लिए खुद को सूख कर कांटा नहीं करना। आपने फिट होने के लिए वज़न कम करना है। आपने अपना एतमाद बहाल करने के लिए खुद को शेप में लाना है, क्योंकि मोटा होना इंसान का एतमाद घटा देता है। मोटापा एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसको आपने दूर करना है। अब बात करते हैं इस अमर की कि खुद को फिट करना और एक शेप में लाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इससे आपकी जिस्मानी सेहत जुड़ी है। मोटापा आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, या आपके घुटनों पर इतना जोर डालता है कि वो नाकारा हो जाते हैं, या आपके सारे असाब को मुतासिर करता है। अपने इर्द गिर्द बूढ़ों को देखें, हम सब ने बूढ़ा होना है अगर ज़िंदगी रही तो। अगर आपने अपने लिए खुद को अभी से मजबूत बनाना है ताकि आप किसी की मोहताज ना हो, खुद उठ के बाथरूम जाने के काबिल रह सके। मोहताजी बहुत बड़ा अजाब है और वज़न कम करना अपने ख्याल की तरफ पहला कदम है। खुद को जवानी में ही फिट कर लेना और एक्सरसाइज करने से आपको बुढ़ापे में कम मसले पेश आएंगे। आपने खुद को फिट करना है, सिर्फ अपने लिए, किसी शादी, किसी मर्द, किसी दिखावे, किसी अच्छी तस्वीर के लिए नहीं। आपने किसी की तारीफ नहीं समेटनी, जो तारीफ मिलेगी वो बोनस है। अच्छे लगेंगे लेकिन इसको बोनस समझना है, यह आपका मकसद नहीं है। मकसद ये है अपने आप से मोहब्बत, अपना ख्याल, अपने आप को अपने ही हीरो की तरह ट्रीट करना, अपनी सेहत को सबसे मुकद्दम रखना। कभी आपने सोचा है हम मोटे क्यों हो जाते हैं? बल्कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि हम मोटे तो हो जाते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा कई कई साल मोटे क्यों रहते हैं? अपनी ज़ाहिरी हालत से बेपरवाह, जो मिला पहन लिया, ना होलिये पर तवज्जो, ना जिस्म पर, उदास शक्ल बनाकर इधर उधर घूमते रहना। ये डिप्रेशन में भी होता है, तवील उदासी में भी, लेकिन ये एक और वजह से भी होता है, खुद से बेपरवाही। आपको कई कई माह और बाज़ औक़ात कई कई साल तक नज़र ही नहीं आता कि आपकी हालत ख़राब है। फिर अचानक से एक दिन कोई कहता है या खुद से ही ख्याल आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हैं इतना अरसा हमने सर झाड़ मुँह फाड़ क्यों गुजारा, हमें ख्याल क्यों नहीं आया अपनी हालत का। ऐसे लगता है जैसे इतना अरसा आप अपनी ज़ात को भुलाए हुए थे और एकदम से होश में आए हैं। हम इतना लंबा अरसा खुद से इतने बेखबर कैसे रह लेते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें वापस अपने असल, अपने कुरान की तरफ लौटना है। कुरान अल्लाह ताला की नाजिल करदा वो किताब है जिसका मौजू है इंसान, और अगर आप खुद को समझाना चाहते हैं तो इस किताब पर गौर करना होगा। सारे जवाब इसी किताब में मिलेंगे, सारे रास्ते यहीं से खुलेंगे। ये किताब आपको खुद से मिलवाएगी। और ये किताब कहती है कि उन्होंने अपने रब को भुला दिया तो उनके रब ने उनको उनके नफ्स फरामोश करवा दिए। सूरतुल हशर आयत 19।
कई बरस पहले जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं सुन्न होकर रह गई। अल्लाह को भुला देने से, अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने से क्या होता है? अल्लाह ताला इंसान को इसका अपना आप भुलवा देता है। आप अपने काम, अपने मसलों या अपनी ऐशो इशरत में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको अपनी ज़ात भूल जाती है। यहाँ नफ्स का जिक्र है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून, अपनी ज़ात की कदर, खुद से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें आपके नफ्स का हक हैं। अगर आप इनको भूल के किसी दुनियावी मकसद में लग जाते हैं, खुद से मिलने का वक्त ही नहीं रहता, ये सोचने का ख्याल ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्यों आपको काफ़ी अरसा होश नहीं आता, क्यों दिमाग एक नुक्ते पर खो के आगे नहीं बढ़ पाता, वक्त नहीं रुकता, वक्त आगे बढ़ता रहता है और एक दिन आपको एहसास होता है कि इतना वक्त आपने यूं ही गंवा दिया, कैसे, पहले ख्याल क्यों नहीं आया? इसकी वजह क्या है? ये खुद फरामोशी भी एक सज़ा है। अल्लाह ताला इंसान और इसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। सूरत अल जिन में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अपने रब के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, इसका रब इसको शदीद अजाब में दाखिल कर देता है। अरबी में यहाँ दाखिल करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यसलिक है। इसका मतलब है कि किसी को दो चीज़ों के दरमियान में यूं दाखिल करना कि इर्द गिर्द कुछ नज़र ना आए, जैसे किसी दीवार में चुन देना, इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देना। जब हम नमाज और कुरान को भूल जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें अपना आप भुला देता है। हम वो फैसले नहीं कर पाते जो हमारे लिए अच्छे थे, इसीलिए हम नुकसान उठाते क्योंकि हमें अपना ख्याल ही नहीं आता। में हमारी ज़ात से भी अल्लाह ताला मिलवाता है और अपनी ज़ात को तलाश करने के सफ़र पर निकलते वक्त आपने अगर कुछ नहीं छोड़ा तो वो फ़र्ज़ नमाज और रोज़ाना पाबंदी से कुरान पढ़ना है। ये आपको आपकी बहुत सी मुसीबतों से निकालेगा, बहुत से रास्ते खोलेगा और बहुत सी चीज़ें वाज़े नज़र आएंगी। नमाज और कुरान आपकी आंखों पर छाई धुंध दूर करते हैं। ये आपको ज़िंदगी की और इर्द गिर्द के लोगों की हकीकत दिखाते हैं। ये आपको वो नज़र देते हैं जो धोखा नहीं खाती। फिर आपकी फरासत ख़ता नहीं होती। आप बेशक बहुत जल्द एतमाद करने वाले इंसान हो, बेशक आपको इंसानों की समझ बूझ ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का बाकायदगी से जिक्र करना आपकी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला आपको अपनी निगाह में रखता है, क्योंकि इसका जिक्र करने वाले और इसका जिक्र ना करने वाले कभी बराबर हुए हैं क्या? मैं अपने वज़न बढ़ने का किस्सा यहीं रोक रही हूँ। इस किस्से को हम कल मुकम्मल करेंगे। मैं आज आपको इस एक ख्याल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या आपको अपना आप याद है? क्या आप अपनी सेहत, वज़न, जिल्द और हुलिये पर तवज्जो देते हैं? कहीं आपने खुद को किसी गम में या किसी मसरूफियत में इतना मगन तो नहीं कर लिया कि आपको वो ज़ात भूल गई हो जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी थी? सोचें। आज आप सिर्फ इस बात पर गौर करें कि आप किस तरह अपना ख्याल रखते हैं और किस तरह अपना ख्याल नहीं रखते। आज आपके लिए कोई लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं है, बस आपने आईने के सामने जाकर खुद को देखना है और ख़ुद से पूछना है, क्या आप पहले से बेहतर हो रहे हैं या आप खुद से बेपरवाह होते जा रहे हैं? सारे जवाब आपको आईने में मिल जाएंगे। ओह, आज का लेक्चर कैसा था फ्रेंड्स? और मुझे ऐसा लग रहा था ये सारी बातें मुझे कही जा रही है। मतलब लिटरली यार, शुरू में बंदे को पता नहीं चलता कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। वजन ऐसे आराम 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 से बढ़ता है और एकदम से बंदे को पता चलता, उफ मैं तो 70 kg की हो गई, मैं तो 60 kg की हो गई, मैं तो 50 kg। मतलब कि भाई बंदा समझता है हाँ हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हम ये लग रहे हैं वो, क्योंकि हमारी अपनी फैंटेसी होती है अपने आप को लेकर। लेकिन जब कोई इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है फिर बंदा सोचता है अच्छा ऐसा, अच्छा ये, अच्छा वो। उफ खुदाया, अगर ये वाली चीज़ें हम कंट्रोल कर लेना तो हम कितने अच्छे हो जाएंगे। खैर, आज के सवालात की तरफ आते हैं। वज़न के लिहाज से ये बहुत अच्छा लेसन था आज का, और इस लिहाज से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिली अपने वज़न को कम करने के लिए। पता है अक्सर हम सुस्ती क्यों करते हैं वॉक पर ना जाने के लिए या एक्सरसाइज ना करने के लिए? हम कहते हैं यार हम अकेले तो हैं। अब देखिए हर कोई बड़े शहरों पर नहीं रहता, कुछ लोग छोटे शहरों में रहते हैं जहाँ जिम की या इस तरह की सहूलियात नहीं होती, तो अब वो लोग अपना ख्याल कैसे रखें? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये है कि वो लोग ये सोचें कि हम हमारे साथ हैं और हमारे साथ भी हम ही हैं। मतलब कोई जाए नहीं जाए, कोई साथ जाए, कोई एक दिन जाकर फिर ना जाए, तो फिर भी हमें अपना काम रेगुलर करना है, हमें अपनी वॉक रेगुलर करनी है। 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, जितना भी आप टाइम इजीली निकाल सकते हैं, खुद एक राउंड ज़रूर लगाना है। खुद लाजमी अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखना है। चलो आज के सवालात की तरफ आते हैं। अपनी सेहत के लिए आप रोज़ाना क्या करते हैं?
अगर आप अपनी सेहत के बारे में कुछ, सवाल नंबर 2 है, अगर आप अपनी सेहत के बारे में कुछ करने के लिए वक्त नहीं निकालते तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुस्ती और दूसरों पर डिपेंड करना इसका जवाब है। मतलब हम ये सोचते हैं कि अगर ये हमारे साथ जाएंगे वॉक पे या जिम में या कहीं ऐसी जगह तो हम ये करेंगे, और वो जो अगला वाला बंदा होता है ना वो हमसे ज़्यादा सुस्त होता है, एक के चक्कर में दूसरा जाता है, दूसरे के चक्कर में फैला जाता है। अच्छा, अब है सवाल नंबर 3, आप हर रोज़ सोशल मीडिया के लिए कितना वक्त निकालते हैं? ओह, पूरा पूरा दिन निकाल लेते हैं, पूरा पूरा दिन मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। अपने फ़ोन पर हफ्तावार स्क्रीन टाइम एवरेज देखकर बताएं। उफ खुदाया, हम बहुत मार पिटने वाले इस बात पे, क्योंकि सारा दिन ही मोबाइल हाथ में होता है। तो सवाल नंबर 4 है, आपने आखिरी दफ़ा अपने विटामिन डी लेवल कब चेक करवाए थे? याद नहीं। सवाल नंबर 5 है, क्या आप हर रोज़ कैल्शियम और मुख्तलिफ विटामिन कैप्सूल्स खाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? यार मुझे ना टैबलेट्स अच्छी नहीं लगती इसलिए। सवाल नंबर 6 है, क्या आप हर रोज़ दूध पीते हैं और दही खाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? लापरवाही। सवाल नंबर 7 है, अगर सेहत पे पैसे खर्च करने से आप घबराते हैं तो वो कौन से खर्चे हैं जिनको कम करके आप सेहत अफजा अशिया के लिए पैसे बचा सकते हैं? मसलन फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग और हर सीज़न के लिए एक जोड़ा कम कर लेना। अच्छा, फास्ट फूड तो मुझे पसंद नहीं, जैसे बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये तो नहीं पसंद, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी फ़िज़ीक ऐसे होती है कि वो अगर पानी भी पिए ना उनको लग जाता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी फ़िज़ीक ऐसी है। सवाल नंबर 8 है, आपके वालिदैन या इनके वालिदैन को कौन सी बीमारियां लाहक रह चुकी हैं? ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है हमारे फैमिली में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो भी मतलब इन डेथ्स हुई हैं या तो एक्सीडेंट्स वगैरह, या फिर ऐसा है कि तिब्बई मतलब उम्र हो जाती है तो वो फिर बस मतलब थोड़ा अर्सा है, जैसे 1-2 दिन बीमार रहकर और फिर वो अल्लाह ताला के पास चल जाते हैं। मतलब कोई ऐसी ख़ास ऐसे ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, ना और कोई हॉल फॉल सी बीमारी, कुछ भी ऐसी नहीं रही। नंबर 9 है, अपने बड़ों की बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यार हमारे बड़े बहुत सेहतमंद थे, अच्छा खाते थे, क्या करें हम लोग। सवाल नंबर 10, क्या आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं? ब्रश के अलावा मिसवाक, फ्लोर्स और माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला काम तो बहुत अच्छा करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेसन, 10वां दिन, और आप लोगों को मेरे साथ 10 दिन गुजार कर कैसा लगा ये आप लोगों ने अब बताना है कि भाई मज़ा आया या बस फजूल सा लगा और बस अच्छा नहीं लगा। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी एफर्ट जारी रखते हैं। मतलब कोई नहीं भी सुनता ना अगर, तो मैं अपनी बातें खुद सुन लूँगी बाद में, कोई मसला नहीं है। खुद से प्यार करें भाई, हम निम्रा अहमद से सीख रहे कि भाई अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है। खैर, ये तो एक मजाक था, लेकिन ये कि बहुत अच्छा आज का चैप्टर था और इसमें ये सीखने को मिला कि हमने बिल्कुल भी मोटे नहीं होना, चाहे हम 25 साल के हों, चाहे हम कितने भी सालों के हों, तो हम लोगों ने मोटा नहीं होना। तो अब बस मैं भी यही सोचूं कि भाई मैंने मोटा नहीं होना। चलें फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कल। और आई होप कि आप लोग को ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अपना गिरदो नवाहिल वयाल का ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अनमोल के सफ़र पर हम लोगों का है आज 11वां दिन, और 11 दिन हो गए मुझे आप लोगों के साथ बात करते करते। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को ये सब कुछ बताकर सुनाकर। जिस तरीके से आप लोग सुन सुन के एक्साइटेड और एक्सप्लोर कर रहे हैं ना चीज़ें, इसी तरह से सेम मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में इजाफा करें और ख़ुद को इम्प्रूव करने में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। कभी कभी हम एक पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता, तो जब हम कोई किताब पढ़ लें या किसी से कुछ ऐसा सुन लेना तो ऐसा लगता है अच्छा ये तो हमारे मसले का हल था। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि मोटापा कितनी बड़ी ज़लालत है, मतलब इंसान इतना परेशान ही रह जाता है उससे। एक कोई अगर बीमार हो वो तो उस बेचारे का जेन्युइन मसला है ना, मतलब उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो सुस्ती की वजह से मोटे हैं ना, तो वो तो बहुत ख़राब है भाई। अच्छा, आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है जो मैंने की ना, मतलब लास्ट चैप्टर के बाद मैंने क्या किया,
मैंने अपनी एज और अपना वज़न देखा कि भाई जो एवरेज इस एज की लड़कियां होती हैं उनका क्या वज़न होता है। फिर मैंने अपना एक्चुअल वज़न चेक किया कि मेरा कितना वज़न है, तो मैंने देखा कि मुझे कितना कम करना है ना। अब उस हिसाब से मैं एफर्ट करूँगी कि मुझे कितने केजीज, लाइक 5 किलो कम करना है, 3 किलो कम करना है, 2 किलो कम करना है, जितना भी करना है अपने वज़न के अकॉर्डिंग। मतलब मुझे ना बहुत पतला होने का शौक़ है, ना मुझे ऐसा है कि हाथी बनने का शौक़ है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि आप अपना एज के हिसाब से वज़न निकाल लें और फिर आप अपना एक्चुअल देख लें कि कितना है। कम है अगर तो फिर तो बहुत अच्छे हैं आप, और अगर ज़्यादा है तो फिर उसको कम करने की कोशिश करें। तो खैर ये है कि हम थोड़ा चीज़ें कर करके सीखते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी आज अपने 11वें दिन के लेसन पर, और आज के सबक में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो है जी, स्टार्ट करते हैं। 11वां दिन। मेरा भाई एक सर्जन है, काफ़ी अच्छा सर्जन। इसलिए नहीं कह रहे कि मेरा भाई है, बल्कि वाकई अच्छा सर्जन है, क्योंकि बहन भाई वाली बात होती तो वो भी मेरी तारीफ करता। इससे इसके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के एक ग्रो ने आगे बढ़कर जज्बातीपन से एक दफ़ा पूछा कि अगर आपको निम्रा अहमद की किताबों और तारीख की कुतुब में से इंतखाब करना पड़े तो किसका करेंगे। आगे से वो बोला कि जाहिर है तारीख की कुतुब ही पढ़ूंगा, निम्रा की किताबें कौन पढ़ता है। वो डॉक्टर्स बुरा मान के बोले कि आपको नहीं मालूम उनकी किताबें कैसी होती हैं। वो बोला मुझे बस ये मालूम है कि भाई ऐसे ही होते हैं। इसकी बेवफाई के बावजूद मैं कह रही हूँ कि वो अच्छा डॉक्टर है, तो इसका मतलब है कि वो माशाअल्लाह वाकई अच्छा डॉक्टर है। एक दफ़ा इसके पास एक मरीज़ आई। इसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, कमर में दर्द रहता है, ज़रा सा चलूँ तो फिर तो सांस फूल जाता है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। उठ के बैठना और बैठकर खड़े होना तकलीफ दा लगता है। जिस्म है कि फूलता ही जा रहा है, समझ में नहीं आता कि मेरे जिस्म में इतनी हवा कैसे भर गई है, इतनी अजीब सी क्यों हो गई हूँ मैं। भाई ने ज़रूरी मुआयने वगैरह के बाद कहा कि बीबी आपको एक अहम बात बताने जाना हो जिसको आपने बहुत तहम्मुल से सुनना है और अपने जज्बात पर कंट्रोल करना है। वो बोली डॉक्टर साहब मैं बुरी से बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा मर्ज और इलाज बताएं। भाई ने कहा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको कबूल करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपने दिल थाम कर इस बात को सुनना है और इस पर यकीन भी करना है। वो परेशानी से आगे हुई और बोली कि बताएं, मैं तैयार हूँ, मुझे क्या मसला है। भाई ने गहरी सांस ली और कहा बीबी आप मोटी हैं। इस औरत की आंखें हैरत से फैल गई, फिर माथे पर बल पड़े। हाय डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। वो बाकायदा बुरा मान के बोली मेरा जिस्म सिर्फ फूला हुआ है। जी नहीं आप मोटी हैं। शाबाश, वज़न कम कर रहे हैं वरना ज़ियाबतीस का ख़तरा है, इसके अलावा आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन वो औरत वहाँ से बहुत ही खफा उठी और दोबारा भाई के पास नहीं आई। ये मोटे होने के बाद का पहला फेज़ होता है जब इर्द गिर्द के लोग हमें बताते कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन हम डिनाइल इनकार की कैफियत में होते हैं। अब हम कल वाले किस्से की तरफ वापस आते हैं। चंद बरस पहले जब मैं हर रोज़ 2 समोसे खाने लग गई थी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे एहसास दिलाना शुरू किया कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। पहला मरहला डिनाइल इनकार का था। शुरू में जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो मैंने कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाती थी कि भाई मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है और मैं काफ़ी पुरएतमाद हूँ, सो मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अगला मरहला वो रवैया था जो अमूमन यौम आखिरत से मुतालिक हम सब मुसलमानों का होता है। अच्छा भाई नेकियां बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अच्छा भाई कभी ना कभी माफ़ी मांग लेंगे अल्लाह ताला से, आखिर में अल्लाह ने माफ़ ही कर देना है, आखिर में हम हर चीज़ ठीक कर लेंगे। ऐसे ही मैं वज़न के बारे में सोचती थी। वज़न है ना, डाइट करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, ठीक हो जाएगा। पहले भी तो फिट ही थी ना, जो चीज़ें मैं पहले थी वैसे वापस होना मेरे लिए मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। हर शख्स अपने आप को अमूमी असूल से बालातर और मखसूस मराद का हामिल समझता है। बाकी लोगों का इल्म नहीं, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला माफ़ कर ही देगा। हम हर चीज़ ठीक कर लेंगे, हम पतले हो जाएंगे, मसला क्या है। अगला मरहला कदरे घबराने वाला था। मुझे पहली दफ़ा अपने वज़न पर घबराहट शुरू हुई। क्या मुसीबत है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कम क्यों नहीं हो रहा, ये रुक क्यों नहीं रहा, मुझे कुछ करना होगा, क्या करूँ। फिर मैंने इस टॉपिक को रिसर्च करना शुरू किया। गूगल जिंदाबाद। तरह तरह की डाइट से भरा था, कुछ समझ आया कुछ समझ में नहीं आया, मगर मैंने सोचा कि वही करना चाहिए जो सारी दुनिया पतला होने के लिए करती है। मैंने डाइट शुरू की और तेल वाले खाने छोड़ दिए। मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैंने वॉक शुरू किया, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैंने वर्कआउट ऐप्स डाउनलोड करके एक्सरसाइज भी शुरू की, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैं एक्सरसाइज की मशीन घर लाई, मैंने डंबल्स खरीदे, मैंने योगा मैट खरीदा, मैंने इन सब को इस्तेमाल करना शुरू किया।
मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैंने प्रोटीन डाइट शुरू की, यानी कि ATKINS और कार्ब्स, रोटी चावल वगैरह छोड़ दिए, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैंने खाना कम खाने की कोशिश की, कार्ब्स ब्राउन ब्रेड की सूरत में लेती, तेल ख़त्म कर दिया, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैंने पोर्शन कंट्रोल शुरू किया, यानी जो खाऊं कम खाऊं, सिर्फ सेहतमंद चीज़ें खाऊं, मीठा तो ज़िंदगी से निकाल दिया, मेरा वज़न कम नहीं हुआ। मैं बार बार हर तरीका इस्तेमाल करती रही जो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर दफ़ा मुझे नाकामी होती। नाकामी के बाद मैं चंद हफ्ते में वापस पुरानी हालत पर आ जाती। कुछ दिन समोसे खाती और फिर दोबारा से पुरअज़्म होकर डाइट स्टार्ट कर देती, लेकिन मेरा वज़न हिलता ही नहीं था। मैं हर वज़न कम करने वाली से पूछती कि आपने कैसे वज़न कम किया। कोई कहता प्रोटीन डाइट, कोई कहता कीटो डाइट, कोई कहता स्विमिंग, तो किसी ने एक्सरसाइज को वजह बताया, कोई सीजर सलाद कहता, कोई कहता सुबह निहार मुँह लीमू पानी पियो, कोई कहता लंच के बाद पानी में एप्पल साइडर मिलाकर पियो। मैंने वज़न भी उठाया, योगा भी किया, मैंने सब कुछ किया जो लोग और गूगल कहते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 किलो बमुश्किल घटता और फिर वज़न वहीं रुक जाता। मैं सोचती लोग कैसे वज़न कम कर लेते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग खानदान या दोस्तों में जिन्होंने 20-20 किलो वज़न कम करके अपनी ज़िंदगी बदल डाली होती है। मैंने ऐसे लोगों से जब भी पूछा, सबने मुख्तलिफ बातें बताई। क्या लोग दुरुस्त बताते या क्या लोग झूठ बोलकर असल बात छुपा लेते? वो असल फार्मूला जिसको इस्तेमाल करके उनका वज़न कम होता था, मुझे वो जानना था। मैंने वो 7 दिन वाली डाइट भी ट्राई की, जिसमें 7 दिन में 7 किलो वज़न गिरता है। मेरा 2-3 किलो गिरा और फिर फ़ौरन से 4 किलो बढ़ गया। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा दौर था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या करूं जिससे वज़न कम हो जाए। आपने 2 तरह के मोटे लोग देखे होंगे। एक वो जो दुबले हो गए, मुस्कुरा कर सादगी से कह देते कि भाई हमने प्रोटीन डाइट या कीटो या एक्सरसाइज की और पतले हो गए। दूसरे वो जो अभी तक मोटे हैं और वो बेचारे थक हार के कहते कि हमने सब ट्राई कर लिया लेकिन हम पतले नहीं हुए। वो झूठ नहीं बोल रहे होते, उन्होंने वाकई मेरी तरह सब ट्राई किया होता है, लेकिन उनका वज़न नहीं गिरता, इनको कोई मेडिकल इशू भी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी इनका वज़न टस से मस नहीं होता। इसकी क्या वजह है? मैं करीबन 2 वर्ष तक अपने वज़न को कम करने की कोशिश में नाकाम होती रही। हर कुछ हफ्ते बाद पहले की पोजीशन पे आ जाती। बहुत कुछ खुद पर हराम कर लिया, लेकिन मेरा वज़न वही रहा, बल्कि कभी कभी बढ़ भी जाता। फिर एक दिन मैंने एक तरीका ट्राई किया। इस तरीके के बारे में ना मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, ना मुझे किसी ने बताया था। शायद बताया भी हो, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो राज है जो बहुत से लोग बता भी देते हैं, लेकिन हम इसको गंवा देते हैं। मैंने इस दफ़ा जब वो दोबारा से वज़न कम करने की हिम्मत की तो सोचा कि इस तरीके को ट्राई करूं। और जैसे ही मैंने वो करना शुरू किया, मेरा वज़न कम होने लगा। मैं चंद माह में कई पाउंड वज़न कम करके एक दफ़ा फिर से फिट लोगों की फहरिस्त में आ गई, लेकिन मुझे मज़ीद फिट होना था। इसके बाद भी मैं इसी तरीके पर कारबन रही और ज़्यादा फिट हो गई। फिर कुछ अरसा मैंने लापरवाही की और इस तरीके को छोड़ दिया तो मेरा वज़न दोबारा से बढ़ गया। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं इसे कम कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे दरवाज़ा मिल गया था जिससे दुनिया के हर इंसान ने आज तक वज़न कम किया। वज़न सिर्फ एक तरीके से कम होता है। अब मेरा वज़न बढ़ जाए तो मैं इसी तरीके पर वापस आ जाती हूँ और मेरा वज़न कम हो जाता है। कुछ महीने में अपना ख्याल नहीं रखती और वापस फास्ट फूड खाने लगती हूँ, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ अपने इस खुफिया कुल्ली की तरफ वापस आ गए वो बस। और हर हफ्ते सेहतमंदाना तरीके से वज़न कम होने लगता है। वज़न कम करना और वज़न कम रखना एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। ये ज़िंदगी के साथ चलती रहती है। बस जब एक दफ़ा मालूम हो जाए ना कि वज़न कैसे कम करना है तो आप दोबारा मोटे होने से नहीं डरते, क्योंकि आपके हाथ में वो राज आ जाता है जिसकी तलाश में आजकल दुनिया का हर तीसरा शख्स फिर रहा है। मैंने वज़न कैसे कम किया, वो क्या तरीका था जो मेरे लिए काम कर गया? आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है? आपने सुना होगा कुछ लोग कीटो डाइट करते हैं और इससे वो वज़न कम कर लेते हैं। गलत। वो लोग आपको असल बात नहीं बताते, क्योंकि कीटो से वज़न कम नहीं होता। आपने सुना होगा कि कुछ लोग प्रोटीन डाइट से वज़न कम करते हैं। बिल्कुल गलत। इस डाइट से भी वज़न कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कैलोरीज कंट्रोल की, यानी पोर्शन कंट्रोल। सब खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा। एक दफ़ा फिर गलत। इससे भी वज़न कम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने स्विमिंग की, एक्सरसाइज की, वॉक की। आपकी इत्तला के लिए वर्जिश से भी वज़न कम नहीं होता। ये तरीका भी कारगर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ कहते हैं हम वज़न उठाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, मगर गलत।
इनमें से कोई चीज़ वज़न कम नहीं करती। कुछ कैलोरीज गिन गिन के खाते हैं, जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं इससे कम खाते हैं, मगर इससे भी वज़न कम नहीं होता। कुछ कहते हैं हम सिर्फ वॉक करते हैं और फिट रहते हैं, ये भी गलत है क्योंकि वॉक से वज़न कम नहीं होता। सच ये है कि वज़न इनमें से किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता। यह बात आप आज लिख कर रख लें। वज़न किसी टोटके, किसी दवाई से भी कम नहीं होता। वज़न किसी नींबू के रस या ग्रीन टी से भी कम नहीं होता। वज़न सिर्फ एक तरीके से कम होता है जिससे मैंने कम किया। आज तक दुनिया में अगर किसी ने खुद से वज़न कम किया है तो इसी तरीके से किया है। ये वो वाहिद तरीका है जो काम करता है, ये वो वाहिद फार्मूला है जिससे आप फिट और पतले रह सकते हैं, और इसके अलावा किसी तरीके का आप पर कोई असर नहीं होगा। हो सकता है आप कहें कि मैं गलत कह रही हूँ, आप कहें कि लोग डाइट या एक्सरसाइज से वज़न कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हर डाइट करने वाला या हर जिम ज्वाइन करने वाला इंसान फिट हो जाता। कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते, क्योंकि जो लोग वज़न कामयाबी से कम कर लेते हैं वो दरअसल एक चीज़ करते हैं। वो एक चीज़ मैंने भी की और सिर्फ वही चीज़ असर करती है। और वो क्या है? क्या कभी आपकी कोई चीज़ कमरे में कहीं खोई है? आप सारे घर में इसे ढूंढते हैं लेकिन वो आखिर में आपको वहीं से मिलती है जहाँ इसे खोया था। चाबी साइड टेबल के पीछे ही गिरी होती है, वॉलेट तकिए के नीचे ही पड़ा होता है, चार्जर इसी दराज में ही होता है जहाँ इसे रखा था। आप इधर उधर पूरे घर में जो चीज़ तलाश कर रहे होते हैं वो वही होती है जहाँ इसे खोया था। आपने मोटापे के हाथों अपनी सेहत कहाँ खोई थी? अगर आपको मोटापे से निजात चाहिए तो वापस इसी शय की तरफ जाना होगा जिसने आपको मोटापा अता किया था। क्या समझे? जिस चीज़ ने आपको मोटा किया था सिर्फ वही चीज़ आपको वापस फिट करेगी। कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई टोटका आपको पतला नहीं कर सकता, सिर्फ वही चीज़ करेगी। और वो शय क्या है? मुझे किस शय ने मोटापा बख्शा था? समोसों ने। ज़्यादा खाने पीने ने नहीं। मुझे ना समोसों ने मोटा किया था ना जंक फूड ने। मुझे सिर्फ एक चीज़ ने मोटा किया था जिसने आज तक बिना बीमारी के हर मोटा होने वाले को मोटा किया है, और यही वो चीज़ है जिससे आज तक अगर किसी ने वज़न घटाया तो घटाया। मोटापा अगर एक बीमारी है तो इसका वायरस जो शय आपको लगाती है वही शय इसकी वैक्सीन भी है, जहर भी है, तरियाक भी वही है। आप मेरी कहानी को फिर से याद करें। क्या मेरा वज़न समोसे खाने से बढ़ा था? नहीं, मेरा वज़न हर रोज़ समोसे खाने की आदत से बढ़ा था। वो एक चीज़ जो मोटापा आपको बख्शता है वो है आदत, रूटीन, तसलसल, दोहराए जाने का अमल, हर रोज़ पाबंदी से ज़्यादा खाने की रूटीन, हर रोज़ की मेहनत, हर रोज़ की कोशिश, हर रोज़ की आदत, यहाँ तक कि वो आदत रूटीन बन जाती है। आप पहले दिन मोटे नहीं होते, कुछ खा के इस जंक फूड को छोड़ दें तब भी मोटे नहीं होते। आप हफ्ते या कुछ महीने मुसलसल ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत से मोटे होते हैं। आप किसी शय को रूटीन में ज़्यादा खा लेने से मोटे होते हैं। और रूटीन वो वाहिद चीज़ है जो वज़न घटा भी सकती है। रूटीन वो वाहिद फार्मूला है जिससे आज तक सेहत के साथ वज़न घटाने वालों ने वज़न घटाया। कोई डाइट काम नहीं करती, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक काम नहीं करती अगर वो रूटीन के बगैर की जाए। कोई दवा असर नहीं करती अगर वो रूटीन से, पाबंदी से ना ली जाए। आप पतले होने वालों से इश्तियाक और हसरत से पूछते हैं कि किस चीज़ से उन्होंने अपना वज़न कम किया, और वो सादगी से बताते हैं कि कीटो डाइट या प्रोटीन डाइट या फला वर्कआउट या जॉगिंग। आप इनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि ये चीज़ें इन्होंने कितने अरसे की और क्या इन्होंने नागा किया। कोई शय खुद से वज़न कम नहीं कर सकती, और अगर आप इन तमाम वज़न कम करने वाले नुस्खों में से किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, रूटीन के साथ इसको अपना लें, तो फिर हर चीज़ काम करेगी। कोई भी डाइट हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, सिर्फ वॉक ही हो या पोर्शन कंट्रोल भी हो, हर चीज़ काम करेगी। हर चीज़ से आपका वज़न कम होगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे अपनी रूटीन से करेंगे। जब आप रूटीन से हर रोज़ किसी प्लान पर अमल करेंगे तो वो वज़न फ़ौरन कम होगा। फिर कीटो डाइट भी असर करेगी, प्रोटीन डाइट भी असर करेगी, वॉक भी असर करेगी, जिम भी असर करेगा। हर डाइट असर करती है अगर इसे रूटीन से किया जाए। इंटरनेट पर लंबे लंबे डाइट प्लान्स के आखिर में एक छोटी सी सतर होती है कि इस प्लान पर तवातुर से अमल करें, इसको रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज की लंबी लंबी वीडियोस में कहीं ट्रेनर एक छोटा सा फिक्रा बोलता है कि इस वर्कआउट को हफ्ते में 5 से 6 दिन लाजमी करें, इस रूटीन में करें, और वो छोटा फिक्रा, वो सतर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम इस बड़े से डाइट प्लान अमल पर शुरू कर देते हैं, खुद को वर्कआउट में थकाते हैं, लेकिन इस एक फिक्रे को भूल जाते हैं, मेरा वज़न क्यों कम नहीं हो रहा था? क्योंकि कभी मैं वर्कआउट शुरू करती, 2-4 दिन करके थक जाती और छोड़ देती क्योंकि फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैं वॉक शुरू कर देती,
फिर वो छोड़ के प्रोटीन डाइट अपना लेती। इस पर भी यकीन ना होता तो कोई नई डाइट शुरू कर देती। मेरा वज़न कब कम हुआ? जब मैंने सिर्फ एक डाइट पकड़ी, हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स डाइट, जो बहुत सेहत अफजा डाइट है। मैंने बिल्कुल कार्ब्स नहीं छोड़े और मैंने कैलोरीज कंट्रोल किया। वज़न घटाने की सारी साइंस ही कैलोरीज कंट्रोल के ऊपर है। और ये क्या होता है ये मैं आपको भी आगे बताती हूँ। पहले मुझे ज़रा शो ऑफ करने दे कि मैंने अपना वज़न कैसे कम किया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने कैलोरीज कंट्रोल की और सिर्फ वॉक की, रोज़ाना 1 घंटा वॉक। मैंने तवातुर से लग के वॉक की। मैंने एक ही डाइट प्लान पर अमल किया और मेरा वज़न पहले ही हफ्ते में घटने लगा। शुरू में जो घटा है वो अमूमन जिस्म का ज़ायद पानी होता है। हम शुरू में खुश हो जाते हैं, फिर जब चर्बी ज़रा सुस्त रवि से पिघलती है तो हम कहते हैं वज़न घट नहीं रहा और यूँ हम डाइट छोड़ देते हैं। गलती क्या है? हमने लग के रूटीन में डाइट प्लान पर अमल नहीं किया, हमने लग के रूटीन में वर्कआउट नहीं किया। जो लोग लग के रूटीन में ये काम करते हैं इनका वज़न घटता है और ज़रूर घटता है। वज़न घटना कब रुकता है? जब वो इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, चीटिंग करते हैं, सुस्त और लापरवाह हो जाते हैं। आप कैलोरीज कंट्रोल करें और थोड़ा बहुत हिले जुलें तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका वज़न कम ना हो। वज़न दरअसल कम कैसे होता है, ये ज़रा साइंसी बात है और मुझे साइंस ना कभी दिलचस्प लगी है और ना मैं इसमें जाना चाहती हूँ। पहले मैं इस एक अहम बात की तरफ आना चाहती हूँ जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वक्त मोटे हैं तो दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या आप कल मोटे हुए थे? क्या आप अचानक से इसी हफ्ते में मोटे हुए हैं और लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया? नहीं, लोग जब आपको मोटापे का एहसास दिलाते तब तक अमूमन आपको मोटा हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है। ये चर्बी आपने कई सालों तक मुसलसल खाने से चढ़ाई है, ये वज़न आपने एक लंबे अरसे में कमाया है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सुबह नींबू पानी पीने से 7 दिन में 7 किलो वज़न घटाएंगे? जैसी हर चीज़ कामयाब हो जाएगी। ये फौरी रिजल्ट वाले काम आपने कभी नहीं करने। ये ना सिर्फ नुकसानदा होते हैं बल्कि सरासर धोखा होते हैं। आपका वज़न वेट मशीन पर वाकई गिरेगा। 7 दिन तक फाके जैसी डाइट या सिर्फ ड्रिंक्स पर गुजारा करने से आपका वज़न वाकई 7 किलो कम होगा, लेकिन वो वाटर वेट होगा, जायद पानी। वो आपके पट्ठों का वज़न होगा जिसे गलत डाइट की वजह से आप खोते जाएंगे। पट्टे आपने नहीं खोने, आपने चर्बी खोनी है। पट्टे तो आपकी सेहत है और जैसे ही आप डाइट को छोड़ेंगे वज़न जो 7 किलो घटा था 10 किलो की सूरत में वापस आ जाएगा। सेहतमंद तरीके से जो वज़न घटता है वो हर हफ्ते का 1 पाउंड होता है। 2 हफ्ते में 1 किलो घटना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप मुंह पर हाथ रख के कहेंगे हाँ 1 माह में सिर्फ 2 किलो वज़न घटाना है, हमारा वज़न तो 10 किलो घटने की ज़रूरत है, यानी 5 माह लगेंगे इस मकाम तक जाने में। इतना लंबा अरसा। और ये बात आपको पसंद नहीं आती। आपको फ़ौरन वज़न घटाना है, बस 1 हफ्ते में 7 किलो घट जाए तो क्या ही बात है। आपने सोच को बदलना है। जिस वज़न को आपने 5 साल में चढ़ाया वो 5 माह में भी उतर जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होगी। और मुझे एक बात बताएं, अगले 5 माह वैसे भी गुजर ही जाने हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। अगले 5 माह आपने या तो खा पी के मज़ीद मोटा होकर गुजारने या दुबले होने की कोशिश में गुजारने। हर रोज़ आपके पास नया मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का और फिट होना वाक़ईतन ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप रूटीन में 5 माह कोशिश करते हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? नहीं ना। जैसे रूटीन में खा खा के वज़न बढ़ाया था वैसे ही मेहनत कर कर के वज़न घटाना है। ये लफ्ज़ मेहनत अपने दिल पर लिख कर रख ले। ज़िंदगी में जो भी कामयाब हुआ है मेहनत से हुआ है। जन्नत भी मेहनत से मिलनी है, दुनिया की फलाह भी मेहनत से मिलनी है, रिस्क भी मेहनत से मिलना है और दुआएं भी मेहनत से मिलनी है। मेहनत के बगैर खुद को ज़िंदगी के धारे पर छोड़ देने से मोटापा मिलता है, सुस्ती मिलती है, नाकामी मिलती है। अगर आपको फिट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये भूल जाए कि अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा किए बगैर आप फिट हो जाएंगे। अगर आप मोटे हैं और अभी भी आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप खुद को फिट करने की कोशिश करें तो जाग जाएं, कितना खाना है आपको। ये जंक फूड, ये रोटियां, अचार, पराठे खा खा के ये हालत हुई है। आपका एतमाद इसी शय ने गिरा है। बस कर दे अब अपने साथ ये जुल्म, बस कर दे अपने जिस्म को ये नुकसानदा चीज़ें खिलाना। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला को कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के। और मोटा शख्स कमज़ोर, सुस्त और काहिल होता है। मोटापा आपके जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है और मोटापा आपकी रूह को जिस्म से पहले बूढ़ा कर देता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल हल की तरफ। रूटीन से क्या किया जाए जिससे वज़न कम हो, इसको समझने के लिए अपने जिस्म को समझना होगा। मैं सादा अल्फाज में समझाना चाहती हूँ। गाड़ी है आपके घर में, कोई ना भी हो तो ये जानने के लिए कि इनमें बाकायदगी से फ्यूल डालना पड़ता है।
पेट्रोल, डीजल या गैस, ये एक गाड़ी की खुराक है। आप यूँ समझे कि आपका जिस्म एक गाड़ी है। हाँ, बचकाना मिसाल है मुझे मालूम है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी हर रोज़ 2000 रुपये का फ्यूल खाती है। सुबह आप इसमें 2000 का फ्यूल डलवाएं और वो रात तक ख़त्म हो जाए तो हिसाब बराबर हो गया। हर रोज़ आप 2000 का फ्यूल डलवाएं, हर रोज़ वो इसे ख़त्म कर ले। लेकिन अगर किसी दिन आपने 3000 का फ्यूल डलवा दिया तो जो 1000 रुपये का फ्यूल बच गया, इसका क्या होगा? वो अगले दिन इस्तेमाल होगा और अगले दिन आप 2000 की जगह 1000 का फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि टैंकी में 2000 से ऊपर का फ्यूल डलवाने की गुंजाइश नहीं। लेकिन जिस्म गाड़ी नहीं है, जिस्म एक बड़ी ही कोई हरीस मशीन है जिसका फ्यूल है कैलोरीज। ये खुराक से मिलती है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। जिनसे ज़्यादा मिलती है इन चीज़ों को खा के ताकत मिलती है और इंसान खुद को शेर महसूस करता है, जैसे रोटी, गोश्त, पिज़्ज़ा, समोसे। जिनसे कम मिलती है या इनको खा के भी बंदा भूखा रहता है, जैसे सलाद के पत्ते या खीरे। आपके जिस्म को हर रोज़ 2000 कैलोरीज दरकार है। ये हर शख्स के कद और वज़न और उम्र के लिहाज से 2000 से थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन मिसाल के लिए यही समझ ले। क्यों दरकार है 2000? क्योंकि आपका जिस्म सांस लेने में, खुद अपने अंदर दौड़ाने में और अंदरूनी प्रोसेसिंग वगैरह चलाने में 2000 कैलोरीज खर्च करता है। इसलिए भूख लगती है, क्योंकि जिस्म को फ्यूल चाहिए होता है। आप अगर रोज़ 2000 कैलोरीज खाएं तो जिस्म इन्हीं को खर्च करेगा, अपने प्रोसेस चलाता है और खुश रहता है। ना आपका वज़न बढ़ता है ना घटता है। समोसों से पहले समझे मैं हर रोज़ 2000 कैलोरीज खा रही थी, फिर समोसे मेरी ज़िंदगी में आए। यूँ समझ लें कि एक समोसे से मैं 250 कैलोरीज होती हैं, 2 समोसों में 500 हुई, इससे ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरी मिसाल आप लोगों ने इस वक्त ऑटो करेक्शन नहीं करनी, बस खामोशी से बात समझे। यूँ दो ज़ायद समोसों की वजह से मैं हर रोज़ 2000 की जगह 2500 का फ्यूल खाने लगी। अब पहले दिन जब मैंने 2500 कैलोरीज खाएं तो मेरा जिस्म हैरान हुआ कि एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज कहाँ से आ गई। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ही था, इसलिए ज़्यादा शय मिलने पर खुश हुआ और इसने खुशी खुशी इन 500 कैलोरीज को अपने अंदर महफूज कर लिया। शायद कल ये लड़की 1500 कैलोरीज खाए तो मैं इन 500 को इस्तेमाल कर लूँगा। अब अगले दिन इस लड़की ने क्या किया, इसने फिर से 2500 खाई। अब जिस्म को समझ आई कि ये रोज़ ही ये करेगी और चलती फिरती ज़्यादा है नहीं, ना वॉक करती है ना एक्सरसाइज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसने तय किया कि 2000 कैलोरीज से ऊपर जितनी कैलोरीज खाएगी वो मैं अपने अंदर महफूज कर लूँगा। जिस्म ने ज़ायद कैलोरीज को चर्बी की शक्ल दी और इनको सबसे पहले पेट में महफूज किया। मैं हर रोज़ 500-600 कैलोरीज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाती थी। जिस्म खुशी खुशी इनको महफूज करता था। इसने पूरे जिस्म में बराबर इनको फैला दिया। आहिस्ता आहिस्ता सारे अज़ा पर चर्बी चढ़ती गई। जिस्म को उम्मीद रही कि कभी ये खाना कम करेगी तो मैं इनको इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 पाउंड में 3500 कैलोरीज होती हैं। हर रोज़ 500 कैलोरीज ज़्यादा खाने से कितने दिन में जिस्म ने 1 पाउंड चर्बी महफूज की? 7 दिन में। यूँ 7 दिन में मेरा वज़न 1 पाउंड बढ़ा, महीने में 2 किलो वज़न बढ़ा तो मुझे महसूस नहीं हुआ। चंद महीने बाद जब कई किलो बढ़ गया तब एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा जिस्म अब बहुत सुस्त पड़ चुका था। इसने भी कहा बस लाते जाओ, मैं स्टोर करता जाऊंगा। जब इस लड़की को खुद अपनी सेहत की परवाह नहीं है तो मैं क्या करूं? अब इस मकाम पर अगर मैं समोसे छोड़ भी दूं और वापस अपना 2000 कैलोरी जितना खाना खाऊं तो जिस्म हर रोज़ इन 2000 को खर्च तो कर लेगा, लेकिन जो इतना चर्बी का ख़जाना इसने महफूज कर रखा है ना, वो तो टस से मस नहीं होगा। मेरी गलती ये थी कि मैं डाइट फूड खाने के साथ साथ भी इधर उधर चखा चुकी कर लेती थी। 2000 कैलोरीज पूरी हो जाती थी, वज़न नहीं घटता था। फिर मेरा वज़न कैसे घटता? मैंने ये जान लिया कि मुझे अपनी खुराक 1500 कैलोरीज करनी होगी। हर रोज़ की खुराक से मुझे 500 कैलोरीज कम करनी होंगी। इससे क्या होगा? एक दिन मैंने 1700 कैलोरीज जितना खा लिया और 40 मिनट वॉक करके 200 कैलोरीज खर्च कर ली। यूँ जिस्म को इस रोज़ अपने प्रोसेस करने के लिए 1500 कैलोरीज मिली। इस दिन जिस्म हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। इसको आसानी की आदत हो गई थी। इसने मुझे थकावट महसूस करवाई, भूख लगवाई। मेरे दिल में ख्याल डाला कि यार सुनो, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा और खा लो। लेकिन मैंने अज़्म कर लिया कि मैंने अपने जिस्म को हर रोज़ टफ टाइम देना है। सुनो, मैं तुम्हें हर रोज़ 1500 कैलोरीज दूंगी, अपने खर्चे इसी में पूरे करो। जिस्म मेरी विल पावर पर ताबे था। इसके पास कोई रास्ता ना था। इसने वो 1500 कैलोरीज इस्तेमाल की जो मैंने आज इसको दी थी और दिल पर पत्थर रख के इसने पुराने 500 कैलोरीज चर्बी पिघला दी।
हर रोज़ मैं इसे 1500 कैलोरीज का खर्चा देती रही, वो मज़ीद 500 अपने बैंक अकाउंट से इस्तेमाल करने लगा। एक हफ्ते में मेरा वज़न 1 पाउंड घटता गया। अच्छा, अगर मैं हर रोज़ 1500 की जगह 1000 कैलोरीज खाती और जिस्म को अपने अकाउंट से पूरा 1000 का नोट लगाना पड़ता तो मेरा एक हफ्ते में 2 पाउंड वज़न कम होता। आप सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा स्पीड वाला काम होता। एक तो हमें स्पीड वाले काम बहुत पसंद है, इसी लिहाज से तो अगर मैं पूरा दिन फाका करके सिर्फ एक खजूर पर गुजारा करूं तो मेरा वज़न ज़्यादा कम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। अगर मैं एकदम से बहुत कम कैलोरीज खाऊंगी तो जिस्म के अंदर रेड सिग्नल्स जलने बुझने लगेंगे। बेचारा बाहर तो देख नहीं सकता ना, इसे पता है बाहर क्या हो रहा है। बाबा आदम के ज़माने से वो एक ही असूल पर चलता आ रहा है। इसको कुदरत ने यह समझा रखा है कि अगर इंसान एकदम से 1200 कैलोरी से कम खाने लगे तो समझ जाओ कि ये बेचारा किसी मुसीबत में है, किसी सहरा में फंस गया या दुश्मन ने कैद कर रखा है। सलसल कम खाने से जिस्म स्टारविश मूड में चला जाता है, यानी कि फाके की हालत में वो जहाँ 2000 कैलोरीज बर्न करता था वहाँ वो कम खर्च करेगा। जितना आप इसको खिलाएंगे इतना ही खर्च करेगा ताकि आपकी चर्बी ना पिघले, और जो वो खर्च करेगा वो ध्यान से सुने, वो चर्बी नहीं होगी, वो आपका लीन मसल पट्ठा होगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है। सो याद रखें, 7 दिन में 7 किलो वज़न कम करने वाले तरीक़ों से आपके वो पट्टे ज़ाया होने लगेंगे जिन्होंने आपके जिस्म को सहारा दे रखा है। इसलिए आप थकावट और नकाहत महसूस करेंगे। अगर आपने पतला होना है तो चर्बी पट्टे सब पिघलाएं और ख़ुद को ढांचा बना लें, लेकिन अगर आपने फिट होना है तो चर्बी पिघलानी और पट्टों को मजबूत बनाना है। चर्बी पिघलती है 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज से, लेकिन पट्टे मजबूत होते हैं और बढ़ते हैं सिर्फ वर्कआउट से और किसी हद तक प्रोटीन वाले ग़िज़ा खाने से, जैसे अंडा, मुर्गी, गोश्त वगैरह। आपने फिट होना है तो आपको ये दोनों काम करने होंगे, लेकिन क्या करें, ये वर्जिश हमसे होती नहीं है। एक दिन करो तो पट्टे अगली सुबह ऐसे अकड़े पड़े होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। अगर आप बिल्कुल ही काउच के आलू हैं तो वही करें जो मैंने किया, इंटरनेट पर हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स डाइट का प्लान ढूंढें। रोटी बिल्कुल ख़त्म ना करें, बहुत कम कर दें। कहते हैं कि 4 चेन निकाल दो ज़िंदगी से तो चर्बी पिघलती है, चावल, चीनी, चिकनाई और चपाती। लेकिन मैं चावल और चपाती बिल्कुल निकालने पर यकीन नहीं रखती। शुरू में थोड़ा बहुत खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्लीज़ कोई डाइट प्लान फॉलो करें, खुद से टोट के ना आजमाएं। चीनी और चिकनाहट बहुत हद तक छोड़नी होगी। सारी गेम ही कैलोरीज कंट्रोल की है। जितनी भी डाइट्स हैं, चाहे वो कीटो है या हाई प्रोटीन डाइट, सब कैलोरीज कंट्रोल के असूल के तहत ही काम करते हैं, यानी कि कम खाओ और साफ खाओ। लेकिन चूंकि आप काउच के आलू हैं तो याद रखें, डाइट प्लान आपके पहले दिन ही बिल्कुल हर्फ बहर्फ फॉलो करना है। आपने खुद से भी कभी चीटिंग नहीं करनी। आपने ईमानदारी से खुद को कंट्रोल करके वज़न कम करना है। बार बार रात को किचन के चक्कर ना लगाएं और जल्दी सोने की आदत डालें, वरना रात में हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो भूख लगाते हैं। जिस्म को नींद नहीं आती तो वो कहता है कि चलो फ्रिज का चक्कर काट लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। और इस वक्त इंसान जज्बाती तौर पर कमज़ोर होता है, वो फ्रिज का एक चक्कर सारे दिन की मेहनत ज़ाया कर देता है। आपको एक बात याद रखनी है कि डाइटिंग के साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारा मसला ये है कि एक्सरसाइज ऐप डाउनलोड करके पहले दिन 50 मिनट वर्कआउट करते हैं और अगले 7 दिन मरे पड़े रहते हैं। अगर आप वाकई फिट होना चाहते हैं तो आपने 5 मिनट से आगाज़ करना है। पहले दिन आपने 5 मिनट से ज़्यादा वॉक करनी है, ना वर्कआउट। काउच के आलू के लिए बेहतरीन नुस्खा वॉक है। मैंने वॉक से वज़न कम किया था, नहीं सॉरी, मैंने गलत कहा। मैंने रूटीन में तवातुर से वॉक करके वज़न कम किया था। रूटीन वाली मेरी तकरीर नहीं भुलानी। कोई भी चीज़ वरना काम नहीं करेगी, सिर्फ रूटीन काम करती है। मैंने 5 मिनट से वॉक शुरू की। पहले दिन दिल चाहा कि घंटा वॉक कर लूँ, लेकिन मैंने 5 मिनट बाद खुद को रोक दिया। अगले दिन मैंने 5 मिनट बढ़ा दिए, अगले दिन फिर 5-6 मिनट ज़्यादा किए। यूँ मुझे तकरीबन 12 दिन लगे 1 घंटे तक आने में। इससे ये हुआ कि फिर इसके बाद मुझसे 1 घंटे से कम वॉक नहीं होती। मैं 1 से 1.5 घंटा रोज़ वॉक करती थी और मज़ा आता था, लेकिन नहीं जी। जब हम सुनते हैं कि थोड़े से आगाज़ करें तो सोचते हैं कि ये क्या बात हुई, अभी जोश ताज़ा है, जल्दी वज़न कम करना है, 5 मिनट में तो 5 कैलोरीज ही बर्न होनी है। नहीं, छोड़ो निम्रा की बातों को, मैं पहले ही दिन 40 मिनट करूँगी, ठीक है, करें। अगर आदत नहीं है तो आपने 2 दिन 40 मिनट करके छोड़ देनी है। वॉक लिख के रख ले। आदतें पुख्ता करने में वक्त लगता है,
सिर्फ आदत ही है जो वज़न कम करवाएगी। अगर आप 5 मिनट बढ़ा कर 1 घंटे तक पहुंचेंगे ना, तो ये आपकी पहली फतह होगी। इसके बाद हर रोज़ 1 घंटा वॉक करना आसान होगा। मैं ये तजवीज़ करूंगी कि शुरू में बहुत उछल कूद वर्कआउट से परहेज़ करें, क्योंकि फिर आपका पट्टा खींचना पड़ेगा और आपका सारा डाइट प्लान ठप हो जाएगा। थोड़े से शुरू करें, ज़्यादा की तरफ जाएं, वरना वो चीज़ें रूटीन नहीं बनने देंगी। और वज़न क्या चीज़ घटाती है या बढ़ाती है? रूटीन। एक अहम बात, आपने जो भी डाइट प्लान फॉलो करना है इसको 6 माह ज़रूर करना है। 3 हफ्ते बाद फ़र्क आता देखकर छोड़ नहीं देना। 6 माह आपको ज़िंदगी बदलने के लिए चाहिए, वरना अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। कुछ लोगों को जिस्म के एक हिस्से को जल्दी घटाने का शौक़ होता है, पेट या चेहरा। वो चेहरे की एक्सरसाइजेस करते हैं। अभी तक ये बात साबित नहीं कि ये एक्सरसाइजेस काम करते हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है, स्पार्ट रिएक्शन एक धोखा है। यानी जिस्म के किसी एक हिस्से का वजन अलग से कम नहीं किया जा सकता। बिना डाइट और एक्सरसाइज के सिर्फ चेहरा पतला करना नामुमकिन है। हर रोज़ उठक बैठक करके सिर्फ पेट पतला करना नामुमकिन है। आप जितने क्रंचेस लगा लें, पेट नहीं पतला होगा, क्योंकि जिस्म ऐसे काम नहीं करता। जिस्म ने अपना चर्बी का खजाना सारे रकबे पर फैला रखा है। वर्कआउट करना हो तो सारे अज़ा का करना होगा। ऐसे तो सारे जिस्म एक साथ ही दुबला होगा, लेकिन कुछ अज़ा एक दूसरे से पहले हल्के होने लगते हैं, क्योंकि सारे अज़ा एक जितने मोटे होते हैं। अगर आप खातून हैं तो सबसे पहले चेहरा अंदर जाएगा, फिर सीना, फिर बाजू और टांगे और आखिर में पेट। अगर आप मर्द हैं तो पहले टांगों या कूल्हों से वज़न कम होगा, फिर चेहरा पतला होगा, फिर बाजू की चर्बी कम होगी, फिर कमर और ऊपरी हिस्सा और आखिर में पेट। और पेट के बाद आखिर में सबसे मुश्किल है लव हैंडल्स। वज़न कम होता है। ये पेट और कमर की दो तरफ दीवार है जिससे चर्बी लटक जाती है। जो हिस्सा पेट से जितना दूर होगा, इससे वज़न पहले कम होगा। आपका सारा खजाना पेट में दफन है, यही आपको कंट्रोल कर रहा है। मोटा इंसान वैसे ही इसके ताबे होता है। पेट चालाक होता है, ये जिस्म के दूसरे हिस्सों को पहले चर्बी खोने देता है। इसको लगता है कि इसकी बारी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन पर कारबंद रहेंगे तो एक दिन इसकी बारी भी आ जाएगी। मगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले पेट की ढीठ चर्बी को पिघला दें। इस बेचारे ने आपके दिमाग पर कब्जा करके इतनी मुश्किल से इतना माल जमा किया है। आपको खिला खिला के इसने अपनी ये दौलत बनाई है। वो सबसे पहले हथियार कैसे डालेगा? इतनी आसानी से कैसे हार मानेगा? हम क्यों वर्कआउट और डाइट छोड़ देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले पेट कम हो। पेट क्यों कम नहीं हो रहा? डाइट ही गलत है, कुछ और ट्राई करते हैं, इससे तो फर्क ही नहीं आ रहा। मुझसे नहीं होती डाइटिंग। और आपकी ऐसी बातें सुन के पेट मुस्कुरा के कहते हैं, शुक्र मेरी जान छूटी। शाबाश मेरी बहन, एक पिज़्ज़ा तो ऑर्डर करो, दोनों मिलकर खाएंगे। आप मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि आप पेट से सोचने लग जाते हैं, दिमाग से नहीं। दुनिया के कामयाब इंसान एक्टिव इंसान होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत स्मार्ट हो, लेकिन इनमें अक्सर फिट होते हैं। इधर उधर भागते फिरते हैं। सेहत है तो सब कुछ है, नहीं है तो बस फिर पेट ही है। एक बात बताओ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये पेट कभी पतला नहीं होगा। आप जितनी डाइटिंग कर लें, जितनी एक्सरसाइजेस कर लें, ये एक वक्त में हो सकता है फ्लैट भी हो जाएगा, लेकिन किसी दिन ज़्यादा खा लेने से ये फिर फूला फूला लगेगा। फ्लैट पेट आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अपने आइडियल वज़न के हिस्सों को खुद को पागल कर देना आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं। वज़न घटाने को अपनी ऑब्सेशन बना लेना और इस जुनून के पीछे खाना पीना छोड़ के खुद पर अल्लाह की नेमतें हराम कर देना, ये आपने नहीं करना। हम यहाँ पतले होने की बात नहीं कर रहे, हम जिस्म के साथ फिट होने की बात कर रहे हैं। आप जितने दुबले हो जाए, आपको अपना जिस्म कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात तो आज समझ लें। आपने सबसे काबिल कबूल हालत तक वापस आना है। मेरे लिए वो काबिल कबूल हालत मेरे आइडियल वज़न से 6-7 किलो ज़्यादा का वज़न है, और इस वज़न पे आके मैं खुश हो जाती हूँ। मैं इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करती। जब आप फिट और एक्टिव होंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा कि ये फिटनेस मेरे लिए अच्छी है। ये फिटनेस आपके लिए होगी, किसी को दिखाने के लिए, तारीफ समेटने के लिए नहीं, एक जुनून के पीछे भागने के लिए नहीं, इस शय को सर पर सवार करके अपना वज़न रोज़ाना चेक करने के लिए नहीं। ये मंफी काम है और हमने फिट होना है, पागल नहीं होना। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपको अपने मोटे वजूद से नफरत ना हो। मैं आपको यहाँ हरगिज़ नहीं सिखा रही कि आप अगर मोटे हैं तो बुरे हैं या काबिल मोहब्बत नहीं है। मैंने अपनी बहुत सी कामयाबियाँ तब समेटी जब मेरा वज़न मेरे पसंदीदा वज़न से 14-15 किलो ज़्यादा था। मैं खुद को बुरा नहीं समझती थी, न मुझे अपने आप को देखकर बुरा लगता था। मैं कभी भी अपने फर्बिया वजूद को बुरा नहीं कहूँगी। वज़न का ख्याल ना रखने के बायस इसके बढ़ जाने और फिर इसको वापस कम करने के प्रोसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, विल पावर किस चिड़िया का नाम है। हर शय इंसान के इख्तियार में होती है अगर इसकी नीयत हो खुद को बदलने की। और सबसे बढ़कर हर वो चीज़ जो मुंह के रास्ते मैदे में जा रही है वो आपके चाहने या ना चाहने के बावजूद आपके जिस्म पर असर डालती है। तो हर वो चीज़ जो आंखों और कानों के जरिए दिल में जा रही है, अगर इस पर चेक नहीं रखेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि वो रूह को ख़राब ना करे। हम हर रोज़ बहुत सी चीज़ें अपने अंदर जज्ब कर रहे होते हैं। कान बहुत कुछ सुनते हैं, आंखें बहुत कुछ देखती हैं और हम कहते हैं खैर है मैं ये गन देख और सुन लूँ तो भी क्या, मुझे अपनी हदूद मालूम है, मुझे अपने दीन का इल्म है, मैं नहीं भटकूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, करीबी लोगों की बातें सब आपके अंदर उतर रही हैं। अगर ये सब मनफी हैं तो एक हद तक आपके दिल का निज़ाम इसको फिल्टर करेगा। जैसे जिस्म 2000 कैलोरीज को बराबर कर देता है, जो जायद होगा वो कहाँ जाएगा, वो दिल पर सियाह धब्बे लगाता जाएगा। जिसको कैलोरीज की गेम मालूम हो, जिसको सेहत के असूल मालूम हो, जिसको ये भी मालूम हो कि इसे वज़न कम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो हैवानी तरीके से खाता रहे तो क्या इस पर चर्बी नहीं चढ़ेगी? ज़रूर चढ़ेगी। जो इसके अंदर उतर रहा है वो इससे बेनियाज है कि उतारने वाले का इल्म और समझ और नीयत क्या है। जो अंदर उतार रहा है वो अपना काम करेगा। जो दिल में और आंखों और कानों के जरिए आप उतार रहे हैं वो अपना काम करेगा। ये नहीं हो सकता कि वो असर ना डाले। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म और आपकी रूह को इसी तरह बनाया। जिस्मानी सफाई की हर दूसरे दिन ज़रूरत पड़ती है। आपकी नीयत कितनी ही साफ़ हो, आप एयर कंडीशन घर में भी रहते हो, गुस्ल से अगला रोज़ आप निकाल भी लें तो तीसरे दिन आपको अपना वजूद मैला ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर वो चीज़ जो हवा में है और जो आपके जिस्म से पसीने की सूरत निकल रही है वो आपके जिस्म पर असर करे, इसलिए इसको साफ़ करना लाजिम है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे क्यों बनाया है कि हमें बार बार सफाई की ज़रूरत पड़े, ताकि हम आराम से ना बैठ जाएं। हमें याद रहे कि दिल को भी ऐसे ही बार बार साफ़ करना पड़ेगा। दिल की सफाई तौबा है, तौबा गुस्ल की तरह है जो बार बार करनी पड़ती है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके पैरों की एड़ी के नीचे की स्किन सख्त हो जाती है, खुरदरी और भुरभुरी, सिर्फ पानी बहाने से वो ठीक नहीं होती। इसको गर्म पानी में काफ़ी देर डिबो के रखना होता है ताकि वो नरम हो, फिर इसकी मुर्दा आसानी से उतर जाए। दिल भी ऐसे ही हो जाता है, मुर्दा और खुरदरा। दिल की नरमी 3 चीज़ों से मिलती है, बीमार की अयादत, कब्रिस्तान या किसी फौतगी में जाने से और कुरान की तिलावत से। कुरान सुनना, कुरान पढ़ना, कुरान याद करना, कुरान को हर रोज़ अपनी रूटीन में शामिल करना, ये सब दवाएं हैं दिल का वर्कआउट, दिल की वॉक, दिल की डाइटिंग कुरान को अपनी रूटीन में शामिल करने से है। जिन असूल पर जिस्म काम करता है इन्हीं असूल पर दिल काम करता है। इसलिए एहतियात करें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, क्योंकि जो अंदर उतारा जा रहा है वो अपना काम लाजमी करेगा, भले आपकी नीयत कितनी ही साफ क्यों ना हो। फिट होने के अमल को रूटीन का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन इसको ऑब्सेशन नहीं बना लेना चाहिए। पतले होने का ऑब्सेशन क्या होता है? कुछ लड़कियां एनोरेक्सिक होती हैं, खुद को भूखा रखती है, फाके करती है। अगर भूख से बेकाबू होकर कोई हाई फैट फूड खा लें तो हलक में उंगली डाल के क्या कर देती हैं, दवाइयाँ लेती हैं, फाके करके खुद को कांटा कर देती हैं, लेकिन अपने जिस्म के साथ खुश नहीं होती। आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि ये फिट होना नहीं है, ये ऑब्सेशन है, जुनून है, बीमारी है। फिट होने का सफ़र सिर्फ डाइट पर मुबनी नहीं होता, इसमें वॉक या एक्सरसाइज इतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन लड़कियों की तरह फाके करेंगे तो आप अपने पट्टे लूज करते जाएंगे, चर्बी वैसे ही रहेगी, आप जिस्म की ताकत खो देंगे। अगर आप इस चीज़ को ऑब्सेशन बना लेंगे तो आपको अपने वजूद से नफरत हो जाएगी। आप रोज़ सुबह वेट मशीन पर अपना वज़न देखेंगे, कम हुआ है तो मज़ीद फाके करेंगे, नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। बार बार अपनी कमर को इंची टेप से नापेंगे, अपने गालों को आईने में देखेंगे कि जबड़े की हड्डी वाज़े होने लगी है या नहीं। यूं आप कभी अपने आप से खुश नहीं होंगे। अपने आप से खुश वो लोग होते हैं जो वज़न कम करने के सफ़र के हर माइलस्टोन को एंजॉय करते हैं। इनके लिए छोटे छोटे अहदाफ बहुत अहम होते हैं। वो दिन जब वो पहली दफ़ा अपनी वॉक की रफ्तार को 1 घंटे तक ले जाते हैं, वो दिन जब इन्हें मीठा खाए 1 हफ्ता गुजर चुका होता है, वो दिन जब वो अपने हिट वर्कआउट का पहला शटल मुकम्मल करते हैं। क्योंकि अगर आप इन छोटी फतूहात को सेलिब्रेट नहीं करते तो आप कभी खुद से खुश नहीं होंगे। खुद से खुश होना सीखें, और अगर आप काउच के आलू बन भी गए हैं तो कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरू करें। हर रोज़ सूरज गुरूब होकर रोशन निकलता है, ताकि हर इंसान जान ले कि शायद अंधेरे में डूब जाने के बाद भी वो रोशन होकर उभर सकता है। हर बुरे फेज के बाद अगली सुबह आपको खुद उठा सकते हैं अगर आप चाहें।
देसी माएँ वेट कम करने के लिए सड़क पर तैनात वो ट्रैफिक सार्जेंट होती है जो आपको दुरुस्त सिम्त में जाते देख के भी चालान पर चालान किया जाता है, बल्कि इनका बस चले तो गिरफ्तार करके आपको इस सड़क पर जाने से ही रोक दें। अक्सर बच्चों का वजन बढ़ा भी इन्हीं माओं के लाड के होता है। हाय मेरा बच्चा भूखा ना रह जा, खाओ बेटा खाओ, पराठे खाओ, अचार खाओ, कस्टर्ड खाओ। हाय मेरा बेटा भूखा रह गया तो क्या होगा। इधर बेटे का ये हाल होता है कि इतनी चर्बी है, माशाल्लाह अगर एक हफ्ते के लिए सहरा में छोड़ दो तब भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन इन माओं की मोहब्बत ने औलाद को बहुत ख़राब कर दिया होता है। जब तक बच्चा 18 साल की उम्र को क्रॉस करता है, इसके अंदर फैट सेल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि वो इतना सुस्त हो चुका है कि वो वेट कम करने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसे बच्चों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं कि वो अपनी माओं को इग्नोर करें, बदतमीजी ना करें, जवाब ना दें और माँ को सिखाएं मत, बस अपना खाना अलग बनाएं। इनके साथ बैठ के खा लें लेकिन खाना अलग बनाएं और वो जो कहे इसे सर झुकाकर सुन ले। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी अम्मी जब भी मुझे डाइट पे देखती हैं वो जानबूझ के इतने मज़ेदार खाने बनाती ताकि मेरा ईमान मुतजलजल हो। आ जाओ निमरा, गरम रोटी है, करेले कीमा है, मेरा चखना कैसा है। और मुझे यकीन हो जाता है कि इनके घर मुझे बचपन में प्रोफेसर डम्बलडोर छोड़ के गया था। फैट शेमिंग वो नहीं होती जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह आपने अपने ख़ानदान या दोस्तों में मौजूद मोटे लोगों को फैट शेम नहीं करना जो अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे। आपने किसी को इसके मोटे वजूद का एहसास किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी में नहीं दिलाना। तन्हाई में बताएं और ज़रूर बताएं और इसकी मदद भी करें। इसको डाइट प्लान बताएं, इसको बताएं कि किसी एक चीज़ को पकड़ो और इसे रूटीन में अपना लो, लेकिन खुदा के लिए भरी महफिल में मुफ्त के मशवरे ना दे। खुदा के लिए मोटे गपलू बच्चों को सबके सामने एहसास कमतरी में मुब्तला ना किया करें। 2020 में खूबसूरती, गोरी रंगत और लंबे कद का नाम नहीं है। इस दौर में ज़ाहिरी खूबसूरती 3 चीज़ों का नाम है। हम यहाँ किरदार और कद की बात नहीं करें। इन 3 चीज़ों का आपके नए नक्श से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके नक्श जैसे भी हों, आप हसीन दिख सकते हैं, मुतासिर कुन हो सकते हैं अगर आप इन 3 चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लें। फिट जिस्म, ऐसा जिस्म जो कपड़ा पहनना है इस पर अच्छा लगता है। अच्छी स्किन, आपका रंग जो भी है जैसा भी है, आपने अपने जिस्म के जिस हिस्से की भी केयर नहीं छोड़ी वो आपकी स्किन है। और एतमाद से लोगों के सामने डील करना, ये 3 चीज़ें आप अपना लें, आप खूबसूरत लगने लगेंगे। ये 3 चीज़ें आप ना अपना सके तब भी आप अंदर से खूबसूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन सूरत पैदा किया है। आपने अपनी खूबसूरती को ख़राब नहीं करना। अपना ख्याल रखा करें क्योंकि आप अनमोल हैं और अनमोल वो होता है जो बिकता नहीं है, इसको कोई ख़रीद नहीं सकता। किसी की मोहब्बत की तमन्ना इसको ग़ुलाम नहीं बना सकती। किसी की तारीफ़ की इच्छा इसको ख्वार नहीं करवा सकती। अनमोल वो होता है जिसका कोई इंसान मोल नहीं दे सकता। किसी इंसान को पाने के लिए आपने खुद को खूबसूरत नहीं बनाना। जिस वाहिद इंसान के लिए आपने खुद पर मेहनत करनी है वो आप खुद हैं। ओए होए 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 जी, जालिम जालिम बातें की हैं। अच्छा, मोटे लोगों के तो दिल पर जाकर ऐसे छुरियों की तरह लगी होंगी और हर बात से रिलेट कर रहे होंगे आप लोग के यार हम अनमोल हैं और हम लोगों ने अपने आप को बेमोल कर दिया। मतलब क्या यार। अच्छा, शुरू में जब आए ना, कीटो डाइट भी असर नहीं करती और ये डाइट भी असर नहीं करती, वॉक भी असर नहीं करती, एक्सरसाइज, मेरा दिल तो धक धक करे। मैं को हाँ मैंने भी ये किया, हाँ मैंने भी ये किया, हाँ मैंने भी, मुझ पे भी इसने असर नहीं किया। अच्छा, इस बात ने भी मुझ पे असर नहीं किया। अच्छा, मैंने भी ये करके देखा था पर कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगा कि ना ये कोई और यूनिक सी चीज़ बता रही है कि जिसको मैं सुनूंगी ना मैं कहूँगी ओ अच्छा, इस पर तो मैंने फ़ौरन से अमल करना है। अच्छा, मैं ना जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी मेरा दिल ऐसे धक धक, आगे क्या होगा, आगे क्या बताएंगे, आगे क्या बात करेंगे, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी ना। और जब एंड में इन्होंने बोला कंसिस्टेंसी, ओ खुदाया, मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग थोड़े दिन कुछ करते हैं फिर हम थक जाते हैं, हम कहते हैं ये मसला है, वो मसला है, ऐसा है, वैसा है, फलां फलां फलां। तो बस रेगुलर काम करना है अब हमने। चलें जी, अब आप लोग जो जो मोटे हैं वो कमेंट करें, हम लोग साथ में डाइट शुरू करते हैं, वज़न कम करने की तहरीक चलाते हैं। इस एपिसोड का काम है वेट लॉस, नाम है वेट लॉस तहरीक। मतलब हम लोग तहरीक चलाते हैं और अपना अपना वज़न कम करते हैं, फिर बताएंगे किसका कितना वज़न था और किसने कितना अचीव किया।
अच्छा, अब आ जाते हैं जी आज के सवालात पर। सवाल नंबर आप सवाल नंबर 1, क्या आप मोटे हैं, हाँ या नहीं? हाँ भाई, मैं तो बहुत मोटी हूँ। सवाल नंबर 2, क्या आपको पतला होने की ख्वाहिश है या फिट होने की? हाँ, ऑब्वियसली बात है यार, पतला होने की नहीं, मगर ये है कि जो मतलब हमारी पर्सनैलिटी से गोश्त ना बाहर निकल रहा हो, बस इतना। और मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतले लोग नहीं पसंद, और मैं कभी हुई भी नहीं बहुत ज़्यादा पतली। अच्छा, सवाल नंबर 3 है, फिट होने के लिए आपने आज तक कितनी दफ़ा डाइट या एक्सरसाइज की रूटीन बनाई तो बहुत दफ़ा, पर उसको फॉलो नहीं किया, ये एक अलग बात है। सवाल नंबर 4 है, क्या आपकी डाइट या एक्सरसाइज रूटीन कभी कामयाब हुई? अगर हाँ तो कितने दिन? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, और उसके बाद फिनिश। हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, इसलिए। सवाल नंबर 5 है, अगर आपकी रूटीन हर दफ़ा बन के टूट जाती है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारी सुस्ती। सवाल नंबर 6 है, क्या आप सारा दिन डाइट करने के बाद एकदम खुद पर काबू ना रखते हुए ढेर सारा खाना खा लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि हम लोग खाना ही खाते रहते हैं, मतलब खाना तो छूटता ही नहीं है, खाना आ जाए सामने तो बस खा लो। अच्छा, सवाल नंबर 7 है, डाइट के बावजूद चीट मील खाने देने के बाद आप किन कैफियत का शिकार होते हैं? भाई, हमें हमेशा गिल्ट होता है गलत काम करने के बाद, पर फिर भी हम अगली दफ़ा वो गलत काम करते हैं, लाइक खाना खाना। सवाल नंबर 8 है, क्या चीज़ आपको डाइट के बावजूद चीटिंग करने पर मजबूर करती है? कोई ख़ास वक्त, जैसे आधी रात को लगने वाली भूख, कोई ख़ास काम करते हुए खाने की तलब, जैसे कोई फिल्म देखते हुए, या आप सिर्फ स्ट्रेस या बोरियत के बायस खाना खाते हैं? अच्छा, हमारा ये है कि घर का खाना मुझे बनाना होता है, तो जब मैं बना रही होती हूँ ना सबके लिए, तो मैं कहती हूँ यार सब खाएंगे, और मैं ना खाऊं फिर फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर जब घर वालों के लिए खाना बनाना तो मैं कहती हूँ चलो अपने लिए भी बना लो, तो इसलिए मेरी जो डाइट होती है ना वो ख़राब हो जाती है, मतलब खाना देखकर ना मेरी नीयत भूख लगने लग जाती है मुझे, इस वजह से। अच्छा, अब आते हैं जी आज की मशक की तरफ। बाज़ औक़ात डाइट इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि आपके मौजूदा वज़न और टारगेट के दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है। मसलन आप एक ही माह में 20 से 30 किलो वज़न कम करना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। इसलिए इस गैप को कम करके छोटे छोटे टारगेट सेट करें, जैसे एक माह में 2 से 2.5 किलो वज़न घटाने का टारगेट रखें। यूँ हर माह टारगेट मुकम्मल होने पर आपको मज़ीद हिम्मत मिलेगी। अच्छा, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है कि मुझे 20-30 किलो वज़न, यही कोई 5-4-5-6 किलो वज़न का मसला है मेरा, और ना ये भी कभी हल होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। और आप लोग भाई अपनी जर्नी कब बताएंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में शेयर करते जाएं, ताकि हम आगे की सारी ना बातें एक साथ साथ करते जाएं, यानी कि हम लोग ना एक साथ शुरू करते हैं वज़न कम करने की तहरीक। और इस एपिसोड को सुन के आप लोगों को क्या फ़ील हुआ अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और देखते हैं आगे क्या बताते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी है यार, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है इसको पढ़कर, और आप लोग को सुनकर कैसे लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और बस अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।